Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? Can the state acquire all private property? ये जो पूरा इशू है ये 1977 के एक केस को लेकर के आया है। 1977 में एक केस हुआ था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था कि स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकती है एज अ कॉमन गुड। पहले हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ था, जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उस टाइम पर आर्टिकल 19(1)(f) प्लस आर्टिकल 31 दोनों हमें राइट्स प्रोवाइड कर रहे थे। दोनों में लिखा गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है। बट कुछ सिचुएशंस चेंज हुई, जैसे कि इंडिया को रिक्वायरमेंट थी लैंड की डेवलपमेंट करने के लिए, बट चूंकि पर्सन्स का फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, और उस टाइम पर लैंड लॉर्ड्स का दबदबा बना हुआ था लैंड्स के ऊपर। सो गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए कि प्रॉपर जो लैंड है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ सके, ताकि गवर्नमेंट उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। उसके पीछे रीजन ये था कि आजादी के बाद लोगों के पास, पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खर्च कर सके और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप कर सके। उस टाइम पर रिक्वायरमेंट थी कि गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के साइड से एक्सपेंडिचर हो, गवर्नमेंट चीजों पर इन्वेस्ट करे और डेवलपमेंट इंश्योर कर सके। बट उसी चीज को अगर हम आज के सिनेरियो से कंपेयर करें तो आज का सिनेरियो अलग है। आज जहां पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों व्हीकल्स एक साथ चलेंगे तब जाके डेवलपमेंट हो पाएगा। मतलब कि आज की डेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत हद तक देखा गया है, और साथ के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से हमें देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं हम पहले थोड़े से सोशलिस्ट अप्रोच पर चल रहे थे, जहां पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता था, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहता था। बट आज हम कैपिटलिस्ट या यूं कह लो मार्केट ड्रिवन फोर्सेस पर काम करते हैं। तो आज की मार्केट का जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ताकि वो उसको अपने हिसाब से यूज कर सके, डेवलप कर सके, उनमें इन्वेस्ट कर सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर सके। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है। अगर राइट टू प्रॉपर्टी का आज का स्टेटस देखा जाए तो राइट टू प्रॉपर्टी आज की डेट में फंडामेंटल राइट नहीं है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हमने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है। मतलब कि आर्टिकल 300 में मेंशन किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि कोई भी पर्सन प्राइवेट प्रॉपर्टी को मतलब कि कोई भी स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता है। उसमें उतना ही हक प्राइवेट एंटिटीज का है जितना कि गवर्नमेंट का। आगे चलते हैं। RCSR contribution to agriculture properly tracked। इस एडिटोरियल को समझने के पहले हम CSR को समझते हैं। CSR दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस टर्म को तोड़ते हैं। कॉर्पोरेट मतलब कि कॉर्पोरेट की जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो कुछ पैसा कमाता है। पैसा कमाना सिर्फ आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पैसा कमाने के साथ साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंट्री के अलग अलग सेक्टर्स में लोगों के वेलफेयर के लिए वो पैसा खर्च करो। तो इसी रिगार्डिंग इंडिया सबसे पहला कंट्री है जिसने इंप्लीमेंट किया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। मतलब कि ऐसी कंपनीज, ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से, या जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ से, या जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक है, उनको अपने प्रॉफिट का 2% हर 3 साल का 2% खर्च करना पड़ता है वेलफेयर के लिए।
इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स आइडेंटिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, हंगर या पॉवर्टी को खत्म करना, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, एम्पावरिंग वुमेन्स या एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, HIV एड्स, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी फंड स्टैब्लिश किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, PM नेशनल रिलीफ फंड, कोविड टाइम पर जो फंड बनाया गया था, इन सारे फंड्स में भी कॉर्पोरेट्स अपनी प्रॉफिट का 2% पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए कंपनीज में प्रॉपर एक कमेटी बनाई जाती है जो चेक करती है कि कितना फंड हमें एलोकेट करना है, किस प्रोजेक्ट के लिए वो फंड एलोकेट किया गया है, और टाइमली उसको रिव्यू भी किया जाता है। इस एडिटोरियल में जो आज की न्यूज आई है वो ये बात कर रही है कि आपने ये प्रोविजन तो बना दिया, बट कहीं ना कहीं जो ये फंड है उसे एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करना जरूरी है। मतलब कि जो प्रॉफिट कंपनी साइट कर रही है उस प्रॉफिट को एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना आज की रिक्वायरमेंट है। उसके पीछे रीजन ये है, सबसे पहला कि इंडिया की 46% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अगर इसका GDP में देखा जाए तो 17% समथिंग इसका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है GDP में। आज की डेट में फूड सिक्योरिटी तो है, मतलब कि किसान इनफ फूड प्रोड्यूस करता है, बट कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो फार्मर्स की इनकम है वो स्टैग्नेंट हो गई है। हम बात कर रहे हैं फार्मर्स की इनकम डबल करने की। हम आज की डेट में क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें देखने को मिल रही है जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एग्रीकल्चरल हो जाए, अगर क्लाइमेट ड्रॉट में या एक्सट्रीम रेनफॉल जैसी सिचुएशन में चला जाता है तो भी फार्मर्स की क्रॉप खराब हो जाती है। इन सारी चीजों को देखते हुए जरूरत है कि हम इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में, जो CSR के द्वारा पैसा पुल अप किया जा रहा है, 2% प्रॉफिट अपना वो पुल अप करते हैं, उसे ट्रांसफर करके लाया जाए एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और साथ के साथ उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग की जाए। मतलब कि जैसे अभी मैंने जो सेक्टर्स बताए, एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, इन सारे सेक्टर्स में CSR इन्वेस्ट किया जाता है, बट प्रॉपर किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया उसके लिए प्रॉपर कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है। हमें जरूरत है कि हम इसको प्रॉपर ट्रैक करें, एक सेक्टर बनाए एग्रीकल्चर स्पेसिफिक सेक्टर, और कौन सी कंपनी अपना कितना पैसा इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, इससे क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फंड की कमी है, जो फाइनेंस की कमी है, क्या वो फुलफिल हो पा रही है या नहीं, ये सारी चीजें ट्रैक करने की जरूरत है। आगे चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। आर प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज द वे टू एड्रेस द एजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इस एडिटोरियल को समझने के लिए हम थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट में चलते हैं। रिसेंटली जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने डिमांड की या उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया कि उनकी जो स्टेट्स हैं उनमें एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ के साथ उनका जो पॉपुलेशन रेशियो है वो भी कम हो रहा है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। एजिंग पॉपुलेशन को डिफाइन करती हूँ। एजिंग पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जो कि 65 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं। मतलब कि अगर मैं पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करूं 2 ग्रुप्स में, एक रहती है वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब कि 15 से 64 साल तक के लोग। इस पॉपुलेशन के अंदर पोटेंशियल रहता है, एनर्जी रहती है, स्किल्स रहती है, तो ये पॉपुलेशन काम कर सकती है। उसके बाद 65 साल के बाद की जो पॉपुलेशन रहती है वो एजिंग पॉपुलेशन रहती है, कहीं ना कहीं वो वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट रहती है। अगर देखा जाए तो केरला तमिलनाडु वाले स्टेट्स में, मेजरली सदर्न स्टेट्स में एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी रिगार्डिंग एडिटोरियल आया है, एक रिपोर्ट आई थी पॉपुलेशन साइज इन इंडिया, उसने हमें कुछ डेटास बताए, उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब कि इंडिया में अगर आप कंपेयर करो 2011 से 2036 तक तो हमें पॉपुलेशन बर्स्ट टाइप का देखने को मिलेगा। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ। अगर आप देखोगे ग्रोथ तो वो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेड रीजन्स तक ही सीमित है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन 4-5 स्टेट्स में जो है पॉपुलेशन बहुत जोर से बढ़ रही है। बट जो सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ इन रीजन्स में पॉपुलेशन उतने
रेशियो से नहीं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटीज है। अगर एजिंग पॉपुलेशन का ट्रेंड देखा जाए तो जहां बिहार में एजिंग पॉपुलेशन 7.7% है 2011 में, जो 2035 तक हो सकता है 11 से 14% शिफ्ट हो जाए, वहीं केरला में 2011 में ही एजिंग पॉपुलेशन का रेशियो 11% है, जो कि 2035 तक बढ़कर 20% तक पहुंच सकता है। इसमें भी हमें डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया है एजिंग पॉपुलेशन को लेके। अब बात करते हैं आखिर रीजन क्या है इसका। पहला रीजन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा गया कि पॉपुलेशन बस्ट हो रहा है, मतलब कि हमारे जो पॉपुलेशन का रेशियो है, पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो फैमिली प्लानिंग को लेके, कॉन्ट्रासेप्शन को लेके लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई गई। चूंकि सदर्न इंडिया का एजुकेशन रेशियो भी अच्छा है, वहां पे अवेयरनेस अच्छे से लोगों को समझ में आई, उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया और अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। दूसरी चीज, विमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। एजिंग पॉपुलेशन का मेन रीजन ये भी है, जो विमेन्स हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रही हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं। सो जिसकी वजह से इंडिया में इतना डेवलप्ड मैरिटल केयर या लीव के लिए रिकमेंडेशंस नहीं है, प्रोविजंस नहीं है। सो अगर विमेन अपनी फैमिली प्लानिंग के दौरान लीव लेती है तो कहीं ना कहीं उसका एक तो इकोनॉमिक लॉस होता है उसको, साथ के साथ प्रमोशन में भी उसके प्रॉब्लम आती है। सो विमेन्स प्रेफर करती हैं कि हम फैमिली को लिमिटेड रखें और उसको एक्सपेंड ना करें, जिसकी वजह से अगर आपके पास फर्टिलिटी कम है, आगे जाकर के वो कहीं ना कहीं एजिंग पॉपुलेशन दिखने लगती है। थर्ड वन इज इम्प्रूव्ड चाइल्ड सर्वाइवल रेट्स। पहले क्या था कि सर्वाइवल रेट्स बहुत कम थे, मोर्टेलिटी ज्यादा थी, तो इसलिए लोग 5-6 बच्चे पैदा करते थे, फर्टिलिटी रेट ज्यादा था। बट आज चाइल्ड सर्वाइवल रेट ज्यादा है, इसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं हम कम बच्चे पैदा करें। अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रही है। आपको एक बच्चे को पालना, उसकी स्टडीज देखना, एजुकेशन देखना, उसके लिए हर चीज इंश्योर करना बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसलिए भी फर्टिलिटी रेट हमारा कम है। देन माइग्रेशन, मोस्टली इंडियंस जो एजुकेटेड हैं, जो सर्विस सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी फॉरेन कंट्रीज में। यूएसए हो गया, यूएई हो गया और कनाडा हो गया, अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट होने की वजह से फैमिली प्लानिंग कम होती है। ये सारे रीजंस हैं जो हमें बताते हैं एजिंग पॉपुलेशन को लेके। हालांकि इस एडिटोरियल में ये डिस्कस किया गया कि जो ये रेशियो है या जो ये ग्राफ है ये नेचुरल है, मतलब कि आप इंडिया को इस चीज के लिए निश्चिंत किया गया है कि चाहे अगर अभी का फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो जहां हम बात कर रहे थे कि हमारा टारगेट है 2.1 का, वो फर्टिलिटी रेट और कम होकर के 1.9 पहुंच गया। बट स्टिल इंडिया में 2070 तक आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन ग्रोथ ही हो रही है, पॉपुलेशन कम नहीं नजर आएगी। इसके पीछे रीजन ये है कि दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक बर्थ रेट, एक डेथ रेट। इंडिया में 2070 तक बर्थ रेट ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू डेथ रेट। इसलिए जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एक रेशियो से चलती रहेगी, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात जो इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई है वो है नॉर्थ साउथ डिवाइड की। सो अगर अब ये तो फैक्ट है कि नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा है, साउथ में पॉपुलेशन कम है, बट स्टिल हमें इस चीज को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे पास साउथ की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड पॉपुलेशन है। हम उस एजिंग पॉपुलेशन के लिए चिंता होने की बजाय या फिर अपने फर्टिलिटी रेट्स को बढ़ाने की बजाय उस चीज को एज अ नेचुरल प्रोसेस कंसीडर करें कि एक ऐसा ग्राफ रहता ही है जब स्टेट्स में एजिंग पॉपुलेशन का रेशियो ज्यादा रहता है। बट अच्छी बात यह है कि आज का जो सिनेरियो है, आज की अगर अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखें तो वो कहीं ना कहीं
लेबर ओरिएंटेड नहीं है। मतलब कि अगर पर्सन के पास स्किल्स हैं तो वो 65 साल के बाद भी बैठ करके काम कर सकता है, गाइड कर सकता है। मतलब कि 65 के अबव पीपल्स भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। उनके पास अगर स्किल्स है तो वो कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं। साथ के साथ इस एडिटोरियल में ये भी डिस्कस किया गया है कि फर्टिलिटी रेट बढ़ाने की बजाय हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हम उस एजिंग पॉपुलेशन को किस तरह से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, किस तरह से उनको केयर प्रोवाइड करें, साथ के साथ उनकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करें। मतलब कि आफ्टर वर्किंग, मतलब कि जब उनका रिटायरमेंट हो जाए तो उनको सोशल सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, एक रिटायरमेंट अमाउंट दिया जाए ताकि वो अपना लाइवलीहुड, आगे की लाइवलीहुड को इजीली मैनेज कर पाए, उनकी दूसरी पॉपुलेशन के, वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंसी हमें ना देखने को मिले। ये था एडिटोरियल। कुछ what concerns associated with the aging population, aging population से related कुछ concerns है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन कम रहता है। हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है, यूपी की जो सीट्स है लोकसभा में वो केरला या तमिलनाडु के कंपैरिजन में ज्यादा है। स्लोइंग जीडीपी ग्रोथ, क्या होता है कि जो इस मतलब कि अगर जनरल सिनेरियो में देखा जाए तो डिपेंडेंसी उनकी ज्यादा हो जाती है एजिंग पॉपुलेशन की, जिसकी वजह से पैसा हेल्थ केयर सेक्टर में और उनके केयर प्रोवाइड करने में हो जाता है, तो इससे जीडीपी ग्रोथ हमें कम दिखती है। हाई डिपेंडेंसी रेशियो, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर उनका बर्डन आ जाएगा कि गवर्नमेंट को उन्हें रिटायरमेंट मनी देना पड़ेगा या उनकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। इंटर जनरेशनल इक्विटी इश्यूज, प्रेशर फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये सारी चीजें हैं जो हमें एजिंग पॉपुलेशन के साथ फेस करनी पड़ती हैं। बट इस एडिटोरियल में उसका सॉल्यूशन बताया गया, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि उनकी स्किलिंग पर, उनके केयर पर, उनके हेल्थ केयर पर ध्यान दिया जाए ताकि वो अपने आप को डिपेंडेंट ना महसूस करें और वो वर्क फोर्स का पार्ट बनते रहे। एक कंट्री के लिए ना सिर्फ लेबर फोर्स होना जरूरी नहीं है, एक कंट्री के लिए एक ओल्ड एज का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ओल्ड एज से ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है। उनका एक्सपीरियंस ही हमें नए इनोवेशन और रिसर्च करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट वन इज इंडिया पाकिस्तान एंड मॉडिफाइंग द इंडस वाटर ट्रीटी। इस एडिटोरियल को समझने के पहले हम इंडस वाटर ट्रीटी को समझते हैं। इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर इंडस बेसिन है। इंडस एक रिवर है जो कि ओरिजिनेट तो तिब्बत से होती है, बट उसका फ्लो देखा जाए तो इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट, बेसिकली जम्मू कश्मीर, ले लद्दाख वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सारे रीजन से इंडस वाटर बेसिन फ्लो होती है। ये रिवर इंडिया में फ्लो होने के बाद पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से सीधा नीचे जाकर के ड्रेन आउट हो जाती है अरेबियन सी में। इस रिवर, वी ऑल नो, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस इतने बेहतर नहीं है, बट जो रिवर्स है वो एक नेचुरल थिंग है। उसे तो पता नहीं है ना कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, वो अपने नॉर्मल फ्लो से फ्लो होती है। तो इसलिए डिस्प्यूटेड फ्री वाटर को शेयर करने के लिए 1960 में वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन में एक ट्रीटी साइन की गई, दैट इज नोन एज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स का एक्सक्लूसिव राइट मिला, मतलब कि सतलज, ब्यास और रावी, जो ये नीचे की 3 रिवर है, आप इस फिगर में देख सकते हो, सतलज, ब्यास और रावी, इन 3 रिवर्स पर एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया का। मतलब कि इंडिया इन रिवर्स पे जो एक्टिविटी करना चाहे, चाहे इरिगेशन में, चाहे डोमेस्टिक यूज के लिए, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए अनलिमिटेड वाटर इंडिया यूज कर सकता है। बट जो वेस्टर्न रिवर्स है, मतलब कि ये ऊपर की रिवर्स, दैट इज इंडस, झेलम और चिनाब, इन पर इंडिया का लिमिटेड राइट है। इस पर मोस्टली राइट जो है वो पाकिस्तान का है। इन 3 रिवर्स का वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो पाकिस्तान यूज करता है। अगर हम इस ट्रीटी का पूरा वो देखें
तो इस ट्रीटी में पहला प्रोविजन है वाटर शेयरिंग का, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वेस्टर्न रिवर्स इंदस, चेनाब और झेलम पर राइट है पाकिस्तान का, नीचे की रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज पर राइट है इंडिया का। दूसरा, परमानेंट इंडस कमीशन। इस ट्रीटी के अंतर्गत हमने एक कमीशन बनाया जो कि हर एक साल में, जिसमें मैंडेट है कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इस कमीशन को बैठना है और इस ट्रीटी को रिवाइव करना है कि क्या आने वाले समय में हमें कुछ चेंजेस चाहिए और बेटर यूटिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज राइट्स ओवर रिवर एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये सारे प्रोविजंस लिखे गए इंडस वाटर ट्रीटी में। अब हमने अगस्त 30, 2024 को पाकिस्तान को एक रिक्वेस्ट भेजी या पाकिस्तान से कहा कि अब हमें इंडस वाटर ट्रीटी को चेंज करने की जरूरत है। चूंकि दोनों कंट्रीज की डेमोग्राफी देखी जाए, डिमांड देखी जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर देखा जाए या क्लाइमेट चेंज देखा जाए, वो सब अब बदल चुका है और ये ट्रीटी 1960 के टाइम पर साइन हुई थी। अब अगर देखा जाए तो हमें इरिगेशन के लिए पानी ज्यादा चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो रीजनली अलग अलग है। किसी जगह पर हमें रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलती है तो हमें वहां वाटर कम यूज करना है, और जहां पर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस है वहां हमें वाटर की डिमांड ज्यादा है। सो इन सारे सिनेरियोस को, बदलते सिनेरियोस को देखते हुए जरूरत है कि हम इस ट्रीटी को मॉडिफाई करें और सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो के हिसाब से अपडेट करें, ताकि जो ये रिवर नेचुरल रिसोर्स है इसका फुल्ली यूटिलाइजेशन, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो सके, ताकि हम इसको 100% अपने हिसाब से यूज कर सके। बट इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के साइड से कोई एफर्ट नहीं आया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। हम चाहते तो हैं कि हम मॉडिफाई करें और डिमांड भी यही है, बट दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन इतनी है और एक कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज एक पेज पर आने के लिए बहुत डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो इसलिए ये एक सिचुएशन डिफिकल्ट तो है, बट स्टिल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस ट्रीटी को मॉडिफाई कर सके ताकि रिसोर्स का 100% यूटिलाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट वन इज ऑल आइज ऑन बाकू एंड द क्लाइमेट फाइनेंस गोल। अभी 11 नवंबर से अजरबैजान में बाकू में एक कोप की मीटिंग होने वाली है। कोप 29 के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली हम कोप 29 में डिस्कस करेंगे न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल, या यूं कह लो कि इस स्कोप को हम फाइनेंस स्कोप भी कह रहे हैं। हम अभी तक मेजरली बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टेप्स उठाने की, कि हमें कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम कर सके। बट अब जरूरत है कि सिर्फ स्टेप्स को पॉइंट आउट करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरत है फाइनेंस की। तो अब ये ऐसी पहली कोप है जो मेजरली बात करेगी फाइनेंस के ऊपर, कि आखिर कहाँ से फाइनेंस आएगा। जो भी हमने गोल सेट कर रखे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, उसमें फाइनेंस कहाँ से आएगा, उसके सोर्सेस क्या होंगे और उसको किस तरह से खर्च किया जाएगा। तो इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है उससे रिलेटेड चैलेंजेस का। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि अभी तक हम बात करते थे डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने क्लाइमेट चेंज को बहुत हद तक बढ़ाया है, वही रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो इफेक्ट है उसका वो डेवलपिंग नेशंस पर ज्यादा है। मतलब कि डेवलपिंग नेशंस क्लाइमेट चेंज के की वल्नरेबिलिटी को सहने के लिए ज्यादा आगे है। यूं देख लो कि जो सदर्न है, ग्लोबल लेवल का सदर्न पार्ट है, वो वल्नरेबल नेशंस है क्लाइमेट चेंज के को लेकर के। मान लो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, तो जो साउथ में कंट्रीज हैं उनका कोस्टल रीजन सबसे पहले इफेक्ट होगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज कर ली है क्योंकि उसकी कैपिटल ऑलमोस्ट डूबने वाली थी। सो जो छोटे छोटे नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उन पर क्लाइमेट चेंज का असर सबसे ज्यादा होगा। बट अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करो, फाइनेंस की बात करो, तो डेवलप्ड नेशंस अभी भी इस चीज को नहीं समझ रहे और वो अभी भी यही चाहते हैं कि हम
जो कंट्रीब्यूशन का बेस है उसे बढ़ाएं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक डेवलप नेशंस की है कि आप पैसा इकट्ठा करो और उसको डेवलपिंग नेशंस में मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए खर्च करो, बट वो चाहते हैं कि इस चीज को बढ़ाया जाए। इस समिट के पहले एक मीटिंग अरेंज हुई थी जिसमें स्विट्जरलैंड और दूसरी कंट्रीज ने क्वेश्चन किया कि जो चाइना है, बेसिकली चाइना एक डेवलप्ड नेशन नहीं है, सो वो चाहते हैं कि चाइना को भी इस कैटेगरी में लाया जाए और वो भी कंट्रीब्यूशन का बेस बने, मतलब कि वो भी अपनी इकोनॉमी से मेजर पार्ट क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए कंट्रीब्यूट करे, ताकि डेवलपिंग नेशंस और जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको हम पैसा दे सके आगे का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। दूसरा चैलेंज ये है फाइनेंस का अमाउंट। लास्ट टाइम हमने बात की थी $100 बिलियन, जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी $100 बिलियन और उसको हम खर्च करेंगे, अलग अलग क्लाइमेट सेक्टर में पैसा मतलब इन्वेस्ट करेंगे। बट अब इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया कि $100 बिलियन सफिशिएंट नहीं है, हमें ट्रिलियंस में पैसा चाहिए। जिस लेवल का क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए, उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने के लिए हमें ट्रिलियंस में पैसा चाहिए। दूसरा चैलेंज। तीसरा, बात की जा रही है कि आप इस चीज को एसेस कैसे करोगे, मतलब कि क्लाइमेट फाइनेंस के अंतर्गत कैसा पैसा आएगा। अगर आप कोई स्कीम चला रहे हो और उससे क्लाइमेट पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो पैसा क्लाइमेट फाइनेंस के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। वो एक मतलब कि आपके पास अलग से पैसा पूल होना चाहिए जो कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट दिखे कि आप क्लाइमेट को रोकने के लिए सच में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। इन सारी चीजों को डिस्कस किया गया है कि क्लाइमेट फाइनेंस गोल को लेकर के, कि जो आने वाले समय में COP29 है बाकू में जो होने वाली है, उसमें ये सारी चीजें क्लियर आउट होंगी कि कंट्रीज किस तरह से एक कंक्लूजन पर पहुंच रही हैं। क्या ये सच में हेल्पफुल होगा, ये जो कॉप होने वाला है वो सच में फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होगा, क्या कंट्रीज की वल्नरेबिलिटीज या क्लाइमेट चेंज के एडेप्टेशन और मिटिगेशन को लेके सॉल्यूशन मिल पाएगा। आगे चलते हैं। डू नॉट हेजिटेट टू इन्वॉल्व UAPA, अमित शाह टेल्स स्टेट पुलिस सेंटर एजेंसीज। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अमित शाह जी ने एजेंसीज को बोला कि जो आज का समय है उसमें अगर आप टेररिज्म को डील आउट कर रहे हो तो उसमें आप UAPA को इन्वोक करने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो। UAPA एक पहले हम UAPA को समझ लेते हैं, फिर ये और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। UAPA मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये एक्ट है जो कि सेसेशनिस्ट को डील करने के लिए बनाया गया। मतलब कि जैसे कंट्रीज में कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं, टेररिज्म हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, या कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो गई, इन सारी चीजों को डील आउट करने के लिए हमने 1967 में UAPA लाया। इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पावर दिया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें मैटर को और मुद्दे को पूरा क्लियर आउट करें। इसमें इवन डेथ पेनल्टी तक के प्रोविजन किए गए हैं। साथ के साथ अगर कोई भी एक्यूज पर्सन है या किसी भी पर्सन को सस्पेक्ट के रूप में आप डिटेन किए हो तो उसे 180 डेज तक के कस्टडी में रख सकते हो विदाउट ट्रायल। ये सारे प्रोविजंस हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के। अब हम समझते हैं कि आखिर ये जरूरी क्यों है। ये एक्ट जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्ट हमने टेररिज्म को रोकने के लिए बनाया है या साइबर टेररिज्म को रोकने के लिए बनाया है। तो टेररिज्म कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, उसको ठीक करने के लिए ये एक्ट जरूरी है। दूसरा, काउंटर टेररिज्म मेजर्स। तीसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन। चौथा, ग्लोबल कमिटमेंट्स। इन सारी चीजों के लिए हमने UAPA बनाया है। बट कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि आप अगर किसी पर्सन को सस्पेक्ट के रूप में डिटेंट कर रहे हो तो इससे उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। दूसरा, इस एक्ट में प्रोविजन है कि जो भी एक्यूज पर्सन है उसके ऊपर बर्डन रहता है कि उसे प्रूफ करना है कि वो पर्सन मतलब कि वो पर्सन कोई अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जो कि एक बड़ा चैलेंजिंग मेजर हो जाता है। इसलिए ये भी एक चैलेंज है इस जो एक्ट है उसके अंतर्गत। साथ के साथ इसमें कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है।
सो इसलिए कुछ मेजर्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हमें अमेंड करने चाहिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को और भी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला चीज कि इसमें बर्डन शिफ्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अभी बर्डन जो है वो एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर रहता है। ऐसा होना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको प्रूव करना चाहिए कि एक्यूज्ड पर्सन सच में अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं। दूसरा, एक रिव्यू मैकेनिज्म हो। तीसरा, इस एक्ट को, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को एज अ लास्ट रिसोर्ट यूज करना चाहिए। मतलब कि आप छोटे छोटे केसेस में इसे मत यूज करो, जब आपके पास कोई भी और ऑप्शन अवेलेबल ना हो तब जाके आप इस एक्ट को यूज करो। रिसेंटली जो अमित शाह हैं उन्होंने एक मीटिंग के दौरान बताया कि जो भी पुलिस एजेंसीज, जो भी सेंट्रल एजेंसीज या कोई भी स्टेट डील आउट कर रहा है टेररिज्म को, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को इन्वोक कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। आगे बढ़ते हैं प्रीलिम्स बिट की तरफ। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 सिटीज एंड क्लाइमेट चेंज। बेसिकली यूएन हैबिटेट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। इस रिपोर्ट में हमें क्लाइमेट चेंज और सिटीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो चीजें हाईलाइट की। पहला चीज कि जो वर्ल्ड की 2 बिलियन पीपल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को एक्सपोज्ड है। मतलब कि वो आने वाले समय में 2040 तक और भी ज्यादा ग्लोबल हाई टेम्परेचर देखने को उन्हें मिलेगा या उन्हें फेस करना पड़ेगा। दूसरा चीज फंडिंग गैप। जितना हमें जरूरत है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट या एडप्ट करने के लिए, जितने फंड की जरूरत है उतना फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। श्रिंकिंग ग्रीन स्पेस, वी ऑल नो अर्बनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ रहा है। ग्लोबल लेवल पर देखो तो 53% पॉपुलेशन अर्बन रीजन्स पर रहती है और इंडिया में देखो तो 40% पॉपुलेशन अर्बन रीजन्स पर रहती है। सो कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में जैसे ही जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अर्बन एरियाज में ग्रीन स्पेस कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए और भी ज्यादा हमें चैलेंजेस फेस करने को पड़ रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन, इसके साथ रिकमेंडेशंस दी गई। इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन दी गई, जैसे पहला कि रेवेन्यू रेजिंग, कि हमें जो फंड की कमी आ रही है उसे ठीक करना है। कहीं ना कहीं हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना कि गवर्नमेंट एजेंसी क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए। फिर इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट एक्शन इनटू अर्बन प्लानिंग। अर्बनाइजेशन तो हो गया, मेजर पॉपुलेशन अर्बन रीजन्स में रहने लगे, बट अब जरूरत है कि हम ऐसा, मतलब कि दोनों चीजों को, अर्बन प्लानिंग और क्लाइमेट एक्शन प्लान को इंटीग्रेट करके प्लान तैयार करें ताकि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम किया जा सके, साथ के साथ अर्बन पॉपुलेशन को भी मैनेज किया जा सके। स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट वन इज महासागर। महासागर का फुल फॉर्म है मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो इनिशिएटिव है ये इंडियन नेवी के द्वारा चालू किया गया है। ये बाय एनुअली कंडक्ट किया जाता है। जो भी इंडियन ओशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज इंडियन ओशियन रीजन के अंतर्गत आती हैं वो सारी इस महासागर का पार्ट है। बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका, तंजानिया, ये सारी कंट्रीज आपस में मीटअप होती हैं। जो इस बार का इंटरेक्शन हुआ, जो कंट्रीज की मीटिंग हुई, उनका मेन जो थीम था वो ये था, ट्रेनिंग कॉपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशियन रीजन। मतलब कि इंडियन ओशियन रीजन में जो भी कॉमन चैलेंजेस हैं जो सारी कंट्रीज के द्वारा फेस किए जा रहे हैं उसे किस तरह से मिटिगेट किया जाए और उसमें कैसी ट्रेनिंग की जाए कि उसे ठीक किया जा सके। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। आज का जो सेशन था वो ज्यादा से ज्यादा मेंस ओरिएंटेड था, चूंकि न्यूज ही ऐसी आई थी। थैंक यू।